और सरकारी स्कूल में हमारे यहाँ पर कोई भी एक लोअर मिडिल क्लास का फैमिली भी अपने बच्चे को नहीं भेजती, बिकॉज वहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर किसी ने पिछले सालों में क्रिएट करी है तो वो जेएनसी है। हमें स्कूल हमारे स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, और ये सही बात है कि आज हमारे जो सरकारी स्कूल है वो वैसी क्वालिटी एजुकेशन या वैसी नींव तैयार नहीं कर पाते हैं जैसी कि उम्मीद की जाती है। तो जैन ऑफ कोर्स हर चीज में एक नेशन की बिल्डिंग के लिए हमेशा आगे रहे हैं और आगे रहेंगे। नमस्कार, 2030 का भारत देख रहे हैं आप, और 2030 के भारत में हम लगातार नए नए चेहरों से बात करते आ रहे हैं। मुद्दे हमारे वही होते हैं, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। इन तीन मुद्दों पर आज भी हम एक नई शख्सियत से बात करेंगे, और जो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आपको मैं बता दूं कि वो जीतो के चेयरमैन हैं और साथ में अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के और प्रोजेक्ट्स के कंसल्टेंट्स भी। देश भर में एक जाना माना चेहरा और जाना माना नाम है। मिस्टर नितेंद्र मेहता जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और साथ ही क्योंकि 2030 के भारत से ही हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं बात करूँगी भारत देश की कि 2030 तक आप भारत देश को कहाँ पर देखेंगे? क्या ऐसे डेवलपमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि आप अर्बन डेवलपमेंट में काम भी कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ 2030 तक भारत देश कहाँ दिख रहा है आपको? आपने जो सवाल पूछा है अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित कि भारत कहाँ रहेगा, जी, भारत एक शुरू से ग्राम प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, जहाँ की हमें पढ़ाया जाता था कि 80% जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है। पर बहुत जल्दी पिछले 15-20 सालों में इसमें काफ़ी तेज़ी से चेंज हुआ है, और आने वाले 2041 या 2051 तक ये एस्टिमेटेड है कि 50% भारत की पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स में रहेगी। इसलिए भारत के विकास में अर्बन डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अब हो गया है। हमें हमारे अर्बन सेंटर्स को एक उस तरह से डेवलप करना है ताकि वहाँ पर रहने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, और जो आप लोगों का कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो हासिल हो सके। बिल्कुल सर, आपने बोला कि अर्बन डेवलपमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो गया है, काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आखिर अर्बन डेवलपमेंट से इंडिया में पॉवर्टी रेशियो में कैसे कमी है? क्या होता है कि शुरू से जो रूरल से अर्बन की तरफ जो मॉडल शिफ्ट हो रहा है या जो एक्सोडस हो रहा है, वो इसी कारण से हो रहा है कि हमारे यहाँ पे रूरल भारत में रोजगार के अवसर बहुत कम है, और साथ ही जो एक लिविंग कंडीशन है वो भी उतनी सस्टेनेबल या उतनी अच्छी नहीं है जैसे कि अर्बन सेंटर्स में हो रहा है। ये फिनोमिना या इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम अच्छा करने के लिए प्रयास कर सकते हैं कि हमें जो हमारे अर्बन से एक्सोडस होके या शिफ्ट होके अर्बन सेंटर्स में आ रहे हैं वो स्लम में न रहे, उनको एक अच्छी हाउसिंग मिल जाए, उनके बच्चों के लिए एक बढ़िया स्कूल्स हो जाए, उनको रहने के लिए एक अच्छे एटमॉस्फेयर की कॉलोनीज हो जाए, और उनको उनके जॉब के लिए अलग अलग स्किल के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध हो जाए। अगर ये तीन चीज़ों पे हमने फोकस कर लिया तो जो पॉवर्टी रेशियो है, जो विलेजेस में जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है विलेज में रह के एक परिवार की बहुत कम रहती थी, अर्बन सेंटर्स में आके उसकी कई गुना बढ़ जाएगी। जब वो इनकम बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली जो है हमारी पॉवर्टी रेशियो में कमी आ जाएगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है। अब जब पॉपुलेशन गांव से सिटीज में आना चालू करेंगी तो एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है, जो किसान हैं, वो कैसे डेवलप कर पाएंगे? फिर उनको तो मुसीबतें आएंगी। नहीं, बेसिकली अभी क्या हो रहा था कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो मैनुअल होता था, पर अब हम लोग जो है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारा
जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अब लेबर ओरिएंटेड नहीं रह गया है। बहुत हद तक उसमें जो है मैकेनाइज्ड फार्मिंग की जगह आ गई है, सिस्टमेटिक फार्मिंग की जगह आ गई है। तो फार्मिंग डेफिनेटली हमारा मेन ऑक्यूपेशन और मेन कंसेप्ट रहेगा, पर उसमें जितनी लेबर पहले लगती थी जब बैलों से हल की जुताई होती थी हल से, वो अब नहीं रह गया है। तो इसलिए भी गाँव में पावर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, इसके लिए हर किसान के पास मशीनरी उपलब्ध होना जरूरी हो जाएगा। तो क्या गवर्नमेंट को इस सेक्टर में काम करना चाहिए कि सबसे पहले जो बेसिक हमारी जो भारत देश की नींव मानी जाती है, जैसे किसानी तो नींव मानी जाती है, उसी से शुरुआत, मतलब वहीं से कहा जाता है ना कि भारत की मिट्टी में एक अलग ही बात है। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो क्या लगता है गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले अगर किसी सेक्टर को सुधारने की जरूरत है तो एग्रीकल्चर है। और मशीनरीज की अगर हम बात करें तो किस तरह से मशीनरीज हर एक किसान के पास पहुंचनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। और डेफिनेटली जब किसान, हर भारत का किसान आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे सारे सेक्टर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है कि हमें हमारे गांव पर और खेती पर बहुत जोर देने की भी जरूरत है और बहुत ध्यान देने की भी जरूरत है। और सरकार उसमें काफी कुछ कर रही है। सरकार सीड से लेके, माइक्रो इरिगेशन स्कीम से लेके, लोन से लेके, इक्विपमेंट लोन से लेके, इंटरेस्ट फ्री लोन से लेके, सब्सिडीज से लेके, सरकार काफी कुछ कर रही है। लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही यहाँ पर मैं ये जरूर ऐड करना चाहूँगा कि किसानों को भी जो है वो अब आगे आकर मॉडर्न तरीके खेती के अपनाने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास में इजराइल का। इजराइल एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे पानी नहीं है। ये सारी टेक्निक्स वहीं से आई है, जो माइक्रो इरिगेशन की कह लो या ड्रिप इरिगेशन की कह लो। तो हमारे किसानों को भी, और ये बहुत अच्छी बात है कि अब किसानों के घर में भी पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, तो वो ये सब टेक्निक अपनाएंगे, मॉडर्न टेक्निक अपनाएंगे, मॉडर्न फसल लेंगे, जैसे फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि अगर ये सब तरीके हम मॉडर्न उसके अपनाएंगे तो डेफिनेटली हमारे गांव भी प्रगति करेंगे। सर, एजुकेशन पर बात करना चाहूँगी मैं आपसे। जिस तरह से, क्योंकि भारत देश को एक लक्ष्य मिला कि देश भर में क्वालिटी एजुकेशन हो, लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, या फिर मैं कहूँ कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिटीफुल एजुकेशन नहीं गेन कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अभी जिस स्टेट में है इंडिया, क्या देश में क्वालिटीफुल एजुकेशन मिल रहा है, या फिर जो भी इश्यूज आ रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से सहमत होंगे कि अगर एजुकेशन क्वालिटीफुल होगा, अगर एजुकेशन सही होगा तो पॉवर्टी और हंगर दोनों में ही कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और रेशियो में कमी आएगी। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, देश के विकास से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है कि क्वालिटी एजुकेशन हमें सिर्फ हायर लेवल पे ही नहीं, ग्रास रूट लेवल से ही तैयार करनी पड़ेगी। हमें स्कूल हमारे स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे। और ये सही बात है कि आज हमारे जो सरकारी स्कूल है वो वैसी क्वालिटी एजुकेशन या वैसी नींव तैयार नहीं कर पाते हैं जैसी कि उम्मीद की जाती है कि आगे चल के वो जब हायर एजुकेशन में जाए तो वो रिसर्च करे, देश के लिए कुछ करे। ये हमारा एक लैकिंग पॉइंट है। पर मेरे ख्याल से सरकार इसमें भी मॉडल स्कूल के तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर के तरीके से, पर इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर और ये तो सरकार प्रोवाइड कर सकती है, पर इसमें सबसे बड़ा रोल होता है शिक्षक का। और शिक्षक हमारे यहाँ पे लोग जो टैलेंटेड होते हैं या जो अच्छा IQ रखते हैं वो शिक्षक नहीं बनना चाहते, बिकॉज शिक्षा में या शिक्षक बनना एक पेइंग जॉब नहीं है। तो सबसे पहले हमें हमारी कम्युनिटी में एक शिक्षक को बहुत इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। उसकी रेम्युनरेशन या उसकी पेइंग जो है वो हमें इतनी बढ़ा देनी पड़ेगी कि वो एक ल्यूक्रेटिव जॉब हो जाए, जैसे एक IT इंजीनियर का होता है या एक सिविल इंजीनियर का होता है, वैसा ही जॉब एक शिक्षक का हो जाना चाहिए ताकि उस क्षेत्र में टैलेंट अट्रैक्ट हो सके। आखिर क्यों सर, क्या ऐसी वजह है कि लोग उस
डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहते। जैसे आपने कहा कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो अक्सर उनका ये रहता है कि वो टीचिंग की फील्ड में जाना प्रेफर नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स या आईटी सेक्टर्स में चले जाते हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह तो पैसा है। जो शिक्षक का एक रेम्युनरेशन है, अगर हम कॉलेज लेवल पे भी देखें या किसी भी लेवल पे देखें, तो एक शिक्षक को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे ख्याल से जो अभी लेटेस्ट पे कमीशन और उनके साथ में भी उसको मेरे ख्याल से 1.5 से 2 लाख रुपए मिलता है। लेकिन उसी का बेसमेंट जब अमेरिका या किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाता है तो वो 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है। तो ये जो स्टार्क डिफरेंस है, ये बेसिकली किसी भी टैलेंटेड आदमी को रोकता है कि वो शिक्षक ना बने। यही अगर उल्टा हो जाए कि हमें अगर उसको हम सैलरी के साथ में, जैसा कि यूएस या बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में है कि वहाँ पे शिक्षक को बहुत ज़्यादा पे स्केल है, उनकी जॉब जो है बहुत कवर्टेड मानी जाती है। यानी वहाँ पे शिक्षक बनना अपने आप में, जैसे हमारे यहाँ पे एक आईटी का सीईओ बनना या उस टाइप का है, वैसा वहाँ पे शिक्षक बनना रहता है। तो अगर हम हमारी उस टीचर्स के रेम्युनरेशन को, और मैं ये सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे टीचर्स की तनख्वाह अगर 20-25 हज़ार रुपए है तो डेफिनेटली कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। तो हम जब तक उनकी जो सर्विस कंडीशंस है या उनका जो रेम्युनरेशन है वो हम एट पार विद अदर जॉब सेक्टर्स नहीं ला पाएंगे, तब तक हमें टैलेंट नहीं मिलेगा और तब तक हमारी शिक्षा का क्वालिटी नहीं सुधर पाएगी। तो सर ऐसे तो महंगाई खूब बढ़ जाएगी, फिर जो बच्चे पढ़ा रहे हैं पेरेंट्स वो भेजेंगे भी नहीं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ऑफकोर्स जब टीचर को हाई पे सैलरी चाहिए, तो अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल में तो फिर भी प्राइवेट स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल को कंपेयर करें तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को ज़्यादा पे किया जाता है, और प्राइवेट स्कूल में तो 3-4 हज़ार में भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब वो लोग ही उस स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को जहाँ पर उनको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, कम पैसों में अच्छी शिक्षा की वो उम्मीद करते हैं पेरेंट्स। और जैसा आपने बाहर का एग्जाम्पल दिया तो उसमें ये भी एक बात निकल के आती है कि कहा जाता है कि भारत देश में पढ़ाई सबसे ज़्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। भारत देश में पढ़ाई और कुछ देशों में 10th तक शिक्षा फ्री है, सभी मतलब जो चाहे वो पढ़ सकता है बिना कोई पैसा दिए। तो क्या ऐसा कुछ भारत देश में नहीं हो सकता कि शिक्षा को एक सीमित क्लास तक जो है वो फ्री कर देना चाहिए, उसके बाद बच्चे अपने हिसाब से पढ़ें तो फिर उसमें पेरेंट्स भी पैसा लगा सके। यहाँ पर तो शुरू से आप देख रहे होंगे कि प्री नर्सरी से लेके 12th तक में तो एक लोअर मीडियम क्लास की अगर मैं बात करूँ तो पेरेंट्स को पढ़ाने में भी सोचना पड़ रहा है। तो ये कैसी स्थिति, इसमें कैसे बदलाव आएगा? नहीं, एक्चुअली 2 एस्पेक्ट्स हैं। शिक्षा तो हमारे यहाँ पर भी फ्री है, लेकिन वो सरकारी स्कूलों में है। और सरकारी स्कूल में हमारे यहाँ पर कोई भी एक लोअर मिडिल क्लास का फैमिली भी अपने बच्चे को नहीं भेजती, बिकॉज वहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है। मेरा वही कहना है कि आपको अपने जो गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा देना पड़ेगा, वहाँ पे जो टीचर्स अपॉइंट होते हैं उनका बाकायदा वैसा सिलेक्शन हो यूपीएससी के थ्रू, जैसा आप एक डिप्टी कलेक्टर या उसका करते हैं, तहसीलदार का करते हैं, उतनी रिगरस एग्जाम हो और उतना रेम्युनरेशन हो, उसको उनकी तनख्वाह उतनी हो। ऑब्वियसली टीचर्स का अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके मुकाबले टीचर्स की सैलरी किसी भी एक एजुकेशन के टोटल बजट में इट इज ए वेरी लेस परसेंटेज, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फर्क पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में ले आए और उनको वहाँ पे वो अच्छी एजुकेशन मिली सारी चीजों की, और क्योंकि चूंकि वो फ्री है, सरकार उनको फ्री देती है, तो वहां से फिर आपका जो कंसेप्ट है कि वो टैलेंट निकल सकता है। और जो सरकारी जो प्राइवेट स्कूल है वो भी फिर अपनी फीस कम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ये सिस्टम है कि एजुकेशन से आप पैसा नहीं कमा सकते, पर स्कूल्स यंकेन प्रकरण वो कमाते हैं, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। पर हमारा कंसेप्ट तो प्रिंसिपली यही है कि हम एजुकेशन से कोई भी पैसा नहीं कमाएगा, या एजुकेशन कैन नॉट बी ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, इसीलिए उस पर टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स से फ्री है वो। पर अगर हम हमारे सरकारी स्कूलों को स्ट्रेंथन कर दे, टीचर्स की क्वालिटी अच्छी कर दे, तो डेफिनेटली प्राइवेट स्कूल भी धीरे धीरे
उस लाइन पे आ जाएंगे जहाँ पर उनको बाध्य होना पड़ेगा अच्छे टीचर्स रखने के लिए और अपनी फीस कम करने के लिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। सबसे मेन तो जो प्रॉब्लम आजकल नज़र आ रही है कि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, और अगर ये इस चीज़ में लगाम लग जाती है तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट नज़र आए। ये तो सर गवर्नमेंट की बात हो गई। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, कई सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने अप्लाई की है, कई सारी योजनाएं हैं, कई सारे लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है, और लगातार गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, चीज़ें बता भी रही है कि इतने इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, इतने इतने लोगों को भुखमरी से बाहर निकाला, इतने लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, शिक्षा में ये योजनाएं चल रही है। लेकिन अगर हम आम नागरिक की बात करें, क्योंकि 2030 का भारत पूरे भारत देश का सपना है, हम किसी एक पार्टी पर या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड नहीं रह सकते। 75 साल, माफ कीजिए, 75 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट लगातार अपना प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक 2030 का भारत जो सपना देखा गया है, कहीं ना कहीं हम उसमें बहुत पीछे नजर आ रहे हैं आज भी। क्योंकि देखते कई बार ऐसा देखा जाता है कि गरीब बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, सर के ऊपर छत नहीं है सोने के लिए, तो इस तरह की चीज़ें आए दिन सामने आती रहती है। तो एक आम नागरिक का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर हम गवर्नमेंट को साइड में रखकर बात करें? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो आम नागरिक को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है या सरकार जो कर सकती है उसकी एक लिमिट है। सबसे पहले तो हमें नागरिक की हैसियत से पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारी जो भी सारी स्कीम्स होती हैं वो बिकॉज ऑफ वेरी स्टीप इंक्रीज इन द पॉपुलेशन बहुत फेल हो जाती है। भले ही फिर वो ट्रैफिक कह लो या और भी कह लो। जैसे सरकार ने ये एक इमेजिन किया था कि हम 2022 तक हर परिवार को एक छत दे देंगे, पर हमारा जो पॉपुलेशन इंक्रीज है और आज हम हम दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड देश है, मोर देन 140 करोड़ है हम, तो जो सरकारी स्कीम है, अच्छा रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड है। तो सबसे पहले एज किसी भी नागरिक को थोड़ा सा एक पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान देने की जरूरत है, और ये इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, सारे लेवल्स पे इस चीज़ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही इसकी भी ज़रूरत है कि हम हमारा काम ईमानदारी से करें, जो भी जिसका काम है वो ईमानदारी से करें, ताकि जो जीडीपी या जो रेट ऑफ इंक्रीज इन द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हम देख रहे हैं वो अचीव हो सके। अगर हमने हमारी फैक्ट्री में कोई काम करता है तो उसको प्रोडक्शन वैसा करना पड़ेगा कि आप उस फैक्ट्री जो है वो प्रॉफिट में रहे। कोई किसी ऑफिस में काम करता है तो उसको उतने घंटे देना पड़ेंगे। थोड़ा सा जो वर्क डिसिप्लिन है वो हमारे यहाँ पे लैकिंग है, जिसको हमको एज नागरिक सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, एक आखिरी और बहुत अहम सवाल मैं पूछने वाली हूँ आपसे कि आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आप चेयरमैन हैं, और जैन कम्युनिटी रिच मानी जाती है। इंडिया में एक तरीके से देखें तो जैन्स आर वेरी रिच, क्योंकि बिजनेस होता है, खूब पैसा होता है जैन कम्युनिटी में। तो एक सवाल है मेरा कि क्या जैन कम्युनिटी की तरफ से कुछ ऐसी पहल होनी चाहिए भारत देश के लिए कि भारत देश की स्थिति सुधर जाए कोई? क्योंकि देखिए, हिंदू, अगर मैं कम्युनिटी वाइज बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिटी वाइज ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कम्युनिटी वाइज ही सब कुछ हो रहा है। तो जो कम्युनिटी पीछे रह गई, क्या उनको पुश करने में जैन कम्युनिटी आगे बढ़ सकती है? हाँ, बिल्कुल है। और एक्चुअली देखा जाए तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जैन्स का इंडिया की जीडीपी में अगर हम योगदान देखें तो शायद आज 30-35% के आसपास जैन्स का योगदान होगा। और आगे जाके जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 बिलियन इकोनॉमी करना है, उसमें भी जैन्स का योगदान बहुत अहम होगा, ऐसा मेरा मानना है। जैन्स अलग अलग सेक्टर पे, अलग अलग फोरम पे देश के प्रगति के लिए काम करते आए हैं, पर एज जीतो मैं बताऊं कि हमारा तो मेन एम ही ये है, बेसिकली नॉलेज, सेवा और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। और ये पूरे सोसाइटी के लिए, ये सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं है, ये ऑल अक्रॉस नेशन है।
हम गरीब बच्चों को उनके शिक्षा के लिए फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराते हैं, फाइनेंशियल भी और दूसरी फैसिलिटीज़ भी। हम सेवा के लिए जो बहुत सारे प्रकल्प करते हैं उसमें गरीबों के लिए ही अधिकतर है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको उठाते हैं, और एक नॉलेज जो एक हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसके तहत सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर किसी ने पिछले सालों में क्रिएट करी है तो वो जेएनसी है। तो बेसिकली ये है, और इसको अधिक से अधिक करने के लिए ताकि एक नेशन बिल्डिंग हो सके, तो जैन ऑफ कोर्स हर चीज़ में एक नेशन की बिल्डिंग के लिए हमेशा आगे रहे हैं और आगे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऑफ कोर्स जब आपने जीडीपी की बात कही तो डेटा ही बता रहा है कि कंट्रीब्यूशन है, और आगे भी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही भारत देश में आपकी कम्युनिटी जो है वो योगदान करती रहे, ताकि हम 2030 तक भले ही 100% तक ना पहुंच पाए, लेकिन कम से कम 90-95 तक तो पहुंचना चाहिए। तभी जाके एक मोटिवेशन आएगा कि आगे का लक्ष्य जो है पूरी तरह से पूरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इतना टाइम देने की और अहम बातें करने के लिए। तो हमारे साथ हितेन मेहता जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि एक आम नागरिक का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। साथ ही उन्होंने जैन समाज को लेकर बातें कही, और उन्होंने कहा कि लगातार जैन समाज ऐसे ही योगदान करता रहेगा।